पंचायत चुनाव पर फिर जंग। कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज। गांव-गांव आंदोलन की चेतावनी। बीजेपी बोली कांग्रेस करती है झूठ की राजनीति। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव टालने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती। कमलनाथ ने तो चुनाव कराने की डेडलाइन भी तय कर दी है। अगर 2 महीने में चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस गांव-गांव में आंदोलन करेगी। गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है। पंचायती चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन के साथ हो, परिसमन के साथ हो या आरक्षण के साथ हो। हालांकि इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी ने झूठ की राजनीति का नाम दिया। तो क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्यों गए थे हाई कोर्ट? और ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि इसके सबके सूत्रधार कौन है? आप हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के वकील हैं। इसलिए ये झूठ बोलना उनके व्यवहार में है। झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूं, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये 24 घंटे झूठ बोल करके ही राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पूरी सियासत अब किसान और ओबीसी पर आकर टिकी है। कांग्रेस को लगता है कि ओबीसी आरक्षण पर गर्म माहौल का फायदा उठाया जाए, क्योंकि पंचायत में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़क तक मुखर रही है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव निरस्त का मसला लंबा खिंचता है तो शायद उतना फायदा कांग्रेस को ना मिले। इसलिए इस पर भी सियासत गर्मा गई है। वैसे किसान को भी ध्यान में रखकर कमलनाथ पंचायत चुनाव जल्द कराने पर अड़े हैं, क्योंकि किसान कानून पर भी केंद्र में बीजेपी सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अब गांव-गांव पंचायत। तो लौट आई है पंचायत का मुद्दा, और पंचायत एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आप मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें, और होगा भी क्यों ना, क्योंकि इसके साथ जो राजनीतिक तौर पर कह लीजिए या स्वाभाविक रूप से इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी, चाहे वो रोटेशन का इशू हो, चाहे परिसीमन का हो, चाहे वो आरक्षण का विषय हो, इन तीनों ही चीज़ों ने पंचायत चुनाव को बहुत ही जिसको कहते हैं आप हमारी भाषा में कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया है। और कमलनाथ जी ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो नए साल में पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने इस विषय को फिर हवा दी, ये कहते हुए कि 2 महीने के भीतर सरकार को चुनाव कराने चाहिए, नहीं तो हम गांव-गांव जाकर उतरेंगे और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का जवाब आपने सुना ही कि वीडी शर्मा जी ने तुरंत नहले पे दहला जड़ने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा था तो आप लोग कोर्ट क्यों चले गए थे, और अब आप पंचायत चुनाव के हिमायती बनकर सामने आ रहे हैं। तो यानी ये तय मानिए कि जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं, दोनों ही दल इस मसले पर, और बीजेपी के अंदर खाने की रणनीति ये बता रही है कि वो भी पूरी कोशिश में है कि इससे जुड़े जो भी मसले हैं उनको जितनी जल्दी कानून सम्मत तरीके से और विधायिका के नज़रिए से हल करते हुए एक सरप्राइज़ के तौर पर इसको मध्य प्रदेश की जनता के सामने और ख़ास तौर से कांग्रेस को चौंकाने के लिए कुछ इस अंदाज में प्रस्तुत किया जाए। तो यानी चुनाव जल्दी हों, ये कोशिश दोनों ही दलों की है। कमलनाथ जी ने इसको कह दिया, बीजेपी कहने से बच रही है, ऐसा माना जा रहा है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए इस विषय पर। सुशील शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता पार्टी के लिए, बहुत स्वागत उनका भी। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ, युवा नेता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, उनका भी बहुत स्वागत। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह का ये मसला बन गया है, और खासतौर से कमलनाथ जी की इस टिप्पणी के बाद? जी देखिए शरद जी, अगर आप पंचायत चुनाव को लेकर पूरा पिछला सारा अगर समीकरण देखेंगे और आज जो कमलनाथ ने कहा,
तो उसका लब्बो-लुआब यही नज़र आता है कि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी पंचायत चुनाव से, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल था, जिस तरीके के मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को ये लग रहा था और खासकर कमलनाथ को ये लग रहा था कि हम बहुत बेहतर स्थिति, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन उस पर जो है पूरा पानी फिर गया है। अब ये कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये एक अलग मामला है, लेकिन फिलहाल आज भी जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, कांग्रेस यही मान के चल रही है। इसलिए आप देखिए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने ये स्पष्ट कहा है कि 2 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, नहीं तो हम जो है गांव-गांव में जो है इस बात को रखेंगे कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि कांग्रेस अगर पिछले 4 उपचुनाव को देख लें या इसके पहले पिछले 2020 में उपचुनाव में, तो प्रदर्शन देखिए, संभावनाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन संभावनाओं को आप कैश करा लें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत वहाँ आ रही है, पर फिलहाल पूरा फोकस ये है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि मुद्दों के आधार पर हम बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। योगेश जी, मैं आपकी तरफ एक क्विक रिएक्शन के लिए आ रहा हूँ। आपने सुनी हमारे इंडिपेंडेंट जो पर्यवेक्षक हैं, पत्रकार सुशील शर्मा जी की बात, कितने सहमत, कितने असहमत? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुशील शर्मा जी बड़ी बेबाकी और समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, और उनका अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का संकेत मिल गया था कि ये कांग्रेस का चुनाव था और कांग्रेस इसमें भारी बहुमत से विजयश्री हासिल करने जा रही है। उनकी बात का अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है, उनके ही शब्दों को मैं पुनः दोहरा रहा हूं, और इसे हम कांग्रेस का अति आत्मविश्वास नहीं कहेंगे, क्योंकि बात निश्चित थी कि ये चुनाव विधानसभा के लिए सेमीफाइनल था और मुख्यमंत्री जी का भविष्य तय करने वाला चुनाव था। इसलिए चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री जी का भविष्य इस पर टिका हुआ था। तो इस चुनाव को निश्चित ही टालना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। अब कांग्रेस क्यों मांग उठा रही है? तो कांग्रेस का मुद्दा यह है कि कांग्रेस चुनाव इसलिए चाहती है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बाढ़ आ जाएगी, जहां पर प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या होती है और जहां ब्यूरोक्रेट हावी हो जाता है, तो वहां जानते हैं आप पंचायत स्तर पर किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और अंदर का जो रिपोर्ट है, जिसको हम रिपोर्टाज कहते हैं, जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, सुशील शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आंतरिक रूप से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि किसान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही, पिछड़ा वर्ग के मामले में किस तरीके का दोगला व्यवहार किया गया, यूरिया के मामले में, मुआवजे के मामले में, तो बहुत सारे ऐसे मैटर है। लेकिन अंततः कांग्रेस ये चाहती थी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या ना हो, इसलिए हम चुनाव चाहते हैं और इसलिए हम सड़क पर भी आने के लिए तैयार। सुशील जी, आपके मंतव्य को ठीक समझ रहे हैं योगेश जी? आप कुछ रद्दोबदल करना चाहते हैं उसमें? नहीं, योगेश जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं जो कहना चाह रहा था उसमें उन्होंने और जो है उसको, मुझे लगता है मेरे आशय को उन्होंने पूरा अपने ही पक्ष में मानकर ये बात कह दी है। मैं ये नहीं कह, मैं ये भी मैं आप फिर कहने में संकोच कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगेश जी ने नमक मिर्च लगा दिया? बिल्कुल जी 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 जी। चलिए सत्य कहा मैंने, सत्य की परत को और खोल दिया। चलिए तो आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं सुशील? देखिए, सवाल देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए भी होती है, लेकिन हम अगर पिछले चुनावों का इतिहास देखेंगे तो हमने यही देखा है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को हमेशा जो है धूल चटाई है। और आप पिछले चुनाव का, उपचुनाव को भी देख लीजिए, 4 उपचुनाव किस तरीके का माहौल रख रहा था, कैसा लग रहा था कि एकदम से परिणाम जो है बदल भी सकते हैं। लेकिन बीजेपी की तैयारी जो है, जमीन पर जो तैयारी है, उसमें कांग्रेस बहुत पिछड़ जाती है। अभी की जो लड़ाई है इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन पंकज जी का एक क्विक रिएक्शन इस पर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, आपकी क्या राय है? जी सर जी 2-3 बिंदुएं रखने का अवसर दीजिए। पहला विषय तो ये कि कांग्रेस पार्टी को मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन से बौद्धिक दिवालियेपन से पूरी कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। ये कोई चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर था कि जहां कहा जाता है कि कांग्रेस को योगेश जी के शब्द प्रचंड बहुमत मिलेगा। अरे भाई साहब, संभावना टटोलिए पर भावना देखिए कांग्रेस की क्या भावना। कमलनाथ जी क्या ज्ञान दे रहे थे स्क्रीन पर कि ये पंचायती राज अधिनियम जो है ये अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है कमलनाथ जी। आपको किसने रोका था इस अधिकार को देने में? कमलनाथ जी, योगेश जी, दोनों आपको स्मरण करा दूं कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो जुलाई 2019 में कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन कराया, आरक्षण कराया, निर्वाचन चुनाव क्यों नहीं कराया? कोरोना तो मार्च 2020 में आया। पूरे 9 महीने का समय शरद जी इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनको तब भी संभावना थी कि हारेंगे और अब भी सुनिश्चित है कि हारेंगे। तो इनकी भाव और भावना है नहीं चुनाव कराने का। आज हमसे पूछ रहे हैं,
गलती इनकी, कांग्रेस की। कमलनाथ जी ने याचिका लगवाई, सैयद जाफर थे। कमलनाथ जी के बोले पर तनखा जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते हैं। इन्होंने गवली केस का हवाला देकर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को जीरो कराया। जब 27% आरक्षण दिया तो 52% आबादी को विधानसभा में 27% लिखा, कोर्ट में इनकी सरकार का, कमलनाथ जी का हलफनामा 27% आबादी है। जब हाई कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया, स्टे दे दिया, तो इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फर्जी अपील नहीं करी कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि ये पिछड़ों को 27% आरक्षण देना नहीं चाहते थे। भाजपा का प्रण ओबीसी को 27% आरक्षण शरद जी है, और इसीलिए प्राण प्रण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी। मुख्यमंत्री जी, देश की, भारत की सरकार, केंद्र सरकार पक्षकार है इस विषय में अब। और ये यहां बैठकर कमलनाथ कहते 2 महीने में चुनाव कराओ। अरे कमलनाथ जी, मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो, आपको 2 महीने में चुनाव कराओ। हम सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करेंगे और पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण हो। आप तो 2 बिंदुओं का जवाब दे दीजिए कि 9 महीने जुलाई 2019 से मार्च 2020 कोरोना आने तक कमलनाथ जी आपने चुनाव क्यों नहीं कराए, जबकि परिसीमन आरक्षण कराया था। दूसरा सवाल कि जब हाईकोर्ट एमपी ने स्टे दिया आपके अध्यादेश पर ओबीसी 27% आरक्षण, तो आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि इस चुनाव पे जब बीजेपी 27% आरक्षण के साथ जा रही थी, तो क्यों कांग्रेस पार्टी बाधा बनी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनकर, और आपने आरक्षण रद्द कराए, चुनाव रद्द कराए, और 2 महीने की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे रहे हैं कमलनाथ जी। चलिए, लेकिन एक गुजारिश मैं आप दोनों से ही करूंगा कि जब आप कहते हैं कि चुनाव नहीं कराने की मंशा थी, तो बात समझ में नहीं आती, चाहे कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए या बीजेपी कांग्रेस पर प्रारंभ कर देते शरद जी, क्योंकि अपने कमिटेड वोट बैंक को नाराज करने की जहमत या भारी कीमत चुकाने के लिए कौन सी पार्टी तैयार होगी सर? और तो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी सर। जी, ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और खुद योगेश जी उसी वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, और वो बहुत सर हमारे लिए परिवार है, कांग्रेस के लिए वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए सब परिवार है सर। जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब हमारा परिवार है। ये वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है सर, हमारे लिए नहीं सब। योगेश जी, आपने सुना, बड़ा जोशीली तकरीर है पंकज जी की, बहुत सारी बातें उन्होंने की, और कमलनाथ जी के बारे में बोलते समय तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में, बीजेपी में, माफ कीजिएगा, और अधिक उत्साह देखा जाता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक जोश और आंखों में एक चमक आ जाती है कमलनाथ जी के लिए। जी बताइए, आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? जी देखिए शरद जी, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं, किसका विकास हुआ, क्या जातिगत विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये जग जाहिर है। और इस तथ्यात्मक अन्वेषण को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 का रोटेशन में जो 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, उसका परिपालन क्यों नहीं किया गया? उसका मूल कारण ये सब था, बातें बड़ी डिटेल्ड हो चुकी हैं सर चर्चा में। बहुत मैं थोड़ा आगे बढ़कर हम देखें, आगे बढ़कर सवाल को छोड़ दे सर। जी शरद जी, जी सामयिक संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है ये बताना कि सरकार ने विसंगतियां पैदा की ओबीसी के मैटर पर, परिसीमन के मैटर पर, जाकी जान करके लोग कोर्ट में जाएं और इस चुनाव को स्थगन प्राप्त हो। ये एक प्री प्लान मुद्दा था, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस इलेक्शन को किया जाए। पंकज जी, सुनने की शक्ति रखिए, पंकज जी सुना करें, सुनेंगे पंकज जी, सुनेंगे, आप सुनिए। पंकज जी बोलने और सुनने दोनों के महत्व को समझते हैं बहुत अच्छे से। जी नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की ओर से कोर्ट में किन दलीलों को प्रस्तुत किया गया, ओबीसी के पक्ष में कितना ढिलम पोल की गई, किस तरीके से तथ्यात्मक रूप से आप खड़े हुए, कितनी अडिगता से खड़े हुए। और ये आप झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि कांग्रेस ने 27% जनसंख्या की बात की, कांग्रेस ने 27% आरक्षण की बात की थी, और जनसंख्या का जो हमारा प्रतिबंध है वो 52.7 है। ये पंकज जी आप बार बार दोहराकर, आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो फिर लोग तो देखते हैं ना टीवी को, बंसल चैनल को देख रहे हैं, आप इस तरीके की बात ना करा करें, आप देखिए। और हम इसी आधार पर कह रहे हैं, आज आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप आज कोर्ट की खबर दिखा रहे हैं, आप कोर्ट को खबर दिखा रहे हैं, हम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, हम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सड़क पर आएंगे, हम सड़क पर आना चाहेंगे। चलिए मैं तो आप पहले भी पंकज जी और योगेश जी, आप दोनों से एक गुजारिश तो ये है कि अब की बार कोर्ट के बाहर या कोर्ट के भीतर आप दोनों मिलकर आपस में परामर्श करके कांग्रेस और बीजेपी जाएं, अलग अलग न जाएं,
उससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं सर। और कोर्ट के बाहर भी, विधानसभा में बुलाया था, कोर्ट के बाहर भी स्वीकृति प्रदान की। आपके हमने बड़े नेता, विधानसभा में कहा है, आपके विधानसभा बड़े में नेता कहा है कि हम अच्छे इस से लड़ाई विचार में विमर्श सामूहिक रूप से करके लड़ेंगे। जाएं, अच्छे से विचार विमर्श करके जाएं सर, क्योंकि ये अगर शायद इस तरह की स्थितियां होती तो आज हम पंचायत चुनाव कराने की तरफ बढ़ चुके होते। और ओमिक्रॉन की लहर से अब स्थिति आगे ईश्वर करे जल्दी ठीक हो, मार्च के बाद चुनाव की संभावना प्रबल दिखती है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल तक हम उम्मीद करें कि सब स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि लोकतंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ये पड़ाव हैं हमारे चुनाव, और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना ही है। आपको क्या लगता है सुशील जी, बहुत ही संवेदनशील मसला है, और मैंने दोनों ही पार्टियों को इसमें आपने सबने देखा कि विधानसभा में पहली बार एक संकल्प जो अशासकीय लाया गया, उसमें दोनों ही पार्टियों की मुट्ठियां भिची हुई थी और दोनों समर्थन में पुरजोर खड़े थे। वह लोकतंत्र में, आज के लोकतंत्र में ये बड़ा कम दिखाई देता है। तो दोनों साथ भी हैं और विरोध भी है, और यही महत्वपूर्ण बात भी है लोकतंत्र की। लेकिन आगे जो रणनीति आपको दिख रही है, किसकी रणनीति, मैं ये नहीं कहूँगा किसकी रणनीति में धार आपको अधिक नज़र आ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां दूध के जले की तरह छाछ भी फूक फूक के पी रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है अब एक मत है और चाहते हैं कि आरक्षण के आधार पर चुनाव हो। और अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि किस तरह से। लेकिन इसमें एक जो पक्ष जिस पर मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। एक संवैधानिक संस्था है, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर अवकाश सेवानिवृत्त होने के बाद बैठते हैं, तो उनका बहुत बड़ा दायित्व था कि किसी भी तरीके से विधिक प्रक्रिया के पालन के तहत जो है सारी प्रक्रिया हो। कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी चूक है, सरकार से चूक हुई है वो अलग बात है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था। इसी कारण ये पूरा जो है मामला जो है बहुत बुरी तरीके से घचमच हो गया और लोग, दोनों ही दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और दोनों के पक्ष में एक एक बात जो है नकारात्मक भी आपको दिखाई देती है। तो ये एक बड़ा पहलू है। और इसी कारण आप देखिए कि दूसरा क्या है कि 52% वोटर हैं, 52% यदि आबादी जो है ओबीसी की है, तो एक बड़ा वोट बैंक है। और इसका प्रभाव, यहाँ का प्रभाव यूपी जैसे राज्य में भी पड़ सकता है। इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से दोनों दल उतावले होकर जो है ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मामला गया तो दोनों ही दलों की तरफ से किस तरीके की लेतलाली बरती गई, और ये सबको मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ उस पूरे वर्ग को साधने की कवायद भी है। पंकज जी, देखिए शरद जी, मैंने आदरणीय योगेश जी से 3 सवाल पूछे थे कांग्रेस की ओर से। पहला सवाल ये कि जुलाई 2019 में आरक्षण के बाद मार्च 2020 के 9 मई तक इन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराए। दूसरा, जब इनकी याचिका पर अध्यादेश जो इन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण का दिया था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब स्थगन दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं करी। तीसरा, इस चुनाव प्रक्रिया को जिसमें भारतीय जनता पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करा रही थी, इनके लोगों ने, जाफर और तनखा जी ने क्यों बाधित किया। कमलनाथ जी के इशारे पर तीनों को उत्तर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्पष्ट रखता हूं कि हमने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कराई 27% ओबीसी आरक्षण के साथ, और यदि कांग्रेस का अड़ंगा नहीं आता तो आज शरद जी मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख है, पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष मिलाकर लगभग 3 लाख नए जनप्रतिनिधि चुनकर आते, लोकतंत्र सशक्त होता। ये गांधी जी, इनको सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी नजर आते हैं और कोई महात्मा गांधी जी से इनका वास्ता नहीं, वैसे भी उनसे अलग है ये। महात्मा गांधी जी से फिरोज गांधी जी के परिवार का कोई वास्ता नहीं है। तो एक गांधी की भावना, विचार, सबकी हत्या शरद जी कांग्रेस पार्टी बराबर करती आ रही है और मध्य प्रदेश से फिर स्थापित किया। त्रिस्तरीय पंचायत राज किसका सपना था? महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि ग्राम स्वराज आए, पर ये चाहते हैं कि फिरोज गांधी जी के परिवार का, राहुल जी का, सोनिया जी का राज कांग्रेस में बना रहे और उनकी मंशा रूप इस प्रकार का कृत्य किया गया। कौन, यदि शरद जी, आपकी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ दीजिए, यदि ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी याचिका नहीं लगाती तो क्या मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया बाधित होती? यदि कांग्रेस पार्टी की ओर से तनखा साहब कमलनाथ जी के बोलने पर ग्वालियर की बेंच, इंदौर की बेंच, जबलपुर प्रिंसिपल बेंच, सुप्रीम कोर्ट 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट ने गबली केस का उदाहरण नहीं देते, तो क्या प्रक्रिया बाधित होती? हम गलत कह रहे हैं। और अब जब विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं 2 महीने, अरे आपको 9 महीने तक किसने रोका था? आप तो मुख्यमंत्री थे ना। ये मैं कह रहा हूं शरद जी, फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस तब भी पराजय के भय से ग्रस्त थी, जबकि इनकी डायरेक्ट नाक नहीं कटेगी क्योंकि चुनाव चिन्ह के आधार पर तो चुनाव नहीं है, पर तब भी ये भयभीत थे।
अब भी भयभीत हैं और आगे भी भयभीत रहेंगे, क्योंकि ये जनता के मीत नहीं है। इनका यदि राजनीतिक स्वार्थ चलिए सर, मैं जवाब लेता नहीं होंगे। हूं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में भी है कि आखिर परिसीमन की आवश्यकता कांग्रेस को क्यों पड़ी और अध्यादेश की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी? आप राजनीतिक फैसले कई बार करते हैं और ये राजनीतिक फैसले जनता के गले पड़ जाते हैं। आपकी मंशा बिल्कुल नहीं होती, ना मैं कहता हूं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शायद राजनीतिक लाभ मिल जाएगा इसका, और यही सोचकर एक पार्टी परिसीमन कर देती है, जिस पर बीजेपी को आपत्ति होती है तो वो अध्यादेश की तरफ चली जाती है और फंस जाता है इसमें पंचायत चुनाव। और ढेर सारी दलीलें रहती हैं, जैसे कोई बीमार मरीज हो जाए और उसको ढेर सारा डॉक्टर का प्रवचन मिलता रहे कि इस वजह से हुआ है। भाई साहब, आपको दवा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। बहरहाल योगेश जी, आप कई कुछ सवाल, 3 सवाल पंकज जी बार बार कह रहे हैं, आप बिंदुवार। मैं पंकज जी का सिलसिलेवार 3 जी बोलिए जी। हाँ, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, पहला इनका मुद्दा है कि इलेक्शन इसलिए नहीं। पहली बात तो हमें 15 महीने का कार्यकाल नहीं मिला, मात्र 11 महीने का कार्यकाल मिला। उसमें आरक्षण प्रक्रिया, परिसीमन प्रक्रिया, इसका 2014 का जो आपका रोटेशन था उसको परिष्कृत करके 2019 के रोटेशन पर कमलनाथ की सरकार काम कर रही थी। इसी बीच में आप लोग आए, आपने खरीद फरोख्त की, विधायकों को खरीदा और हमारी सरकार को गिरा दिया। दूसरा, इस मुद्दे पर नहीं, पंकज जी स्वीकार करें, आप उसमें स्वीकार करें, सच को स्वीकार करने का डरना नहीं चाहिए। अपनी बात दूसरी बात यह है जी, कांग्रेस कोई ये ओबीसी के मैटर पर नहीं गई है, कांग्रेस परिसीमन के मैटर पर गई। जो भारतीय जनता पार्टी का परिसीमन था वो इतना विकृत परिसीमन आपने कर दिया कि एक गांव की पंचायत के वोटर्स दूसरे गांव से 30 किलोमीटर दूर थे। आपने उसकी स्थिति उस तरीके से निर्मित की ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। तीसरी बात, आपके सामने ओबीसी की इसलिए प्रश्न आई कि आपने ओबीसी की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग के सामने नहीं की। चुनाव आयोग के सामने विसंगतियां आपके द्वारा प्रस्तुत की गई ताकि आप पूरा संभावना लेकर चले कि चुनाव को निरस्त करना है, क्योंकि बीजेपी बैकफुट पर थी। बीजेपी को उनके साथ नहीं है, किसान उनके साथ नहीं है, और जो आप 3 विधेयक वापस लेने के कारण किसान भी आपसे नाराज था, तो आप चुनाव कराना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात है पंकज जी, इस बात को स्वीकार कीजिए कि शिवराज सिंह जी चौहान का भविष्य दांव पर था, उनको कुर्सी बचाना था। और आज कांग्रेस, आज आप बोल रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की। हम क्यों अवहेलना कर, हम तो पंचायत जागृत कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं महात्मा गांधी का सपना, राजीव गांधी का पंचायत राज, राजीव गांधी का सपना, राजीव गांधी के सपने के लिए हम पंचायतों को जगाएंगे। हम वहां पर चलिए वक्त कम है, स्वीकार लीजिए, उत्तर नहीं है कांग्रेस के पास। योगी जी स्वीकार लीजिए कि मेरे सवालों के उत्तर नहीं है कांग्रेस के पास, स्वीकार कर लीजिए और क्षमा मांग लीजिए मध्य प्रदेश से। सवालों के उत्तर है, आप ये मैंने तो उत्तर दिए, एक चलिए सुशील जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी की ओर से। सुशील जी की तरफ आता हूँ। सुशील जी, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा बातचीत को, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी सुशील जी। देखिए पंकज जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ये जरूर दावा किया जाता है कि हमने इतनी पंचायतों में अपने कांग्रेस समर्थक, बीजेपी समर्थक थी। और ये जो परिसीमन जो है, देखिए मुख्य मुद्दा इसमें परिसीमन है। परिसीमन आप जैसे बहुत अच्छे से, जहां बीजेपी का वोटर है, जहां कांग्रेस का वोटर है, उस गांव को इस गांव से मिला के जो राजनीतिक जो जमावट की जाती है, ये परिसीमन वो होता है। इसी कारण जो है इनके बीच में पेच फंसा है। वो पुराने परिसीमन पर नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने अपना जो परिसीमन किया और 1200 जो नए गांव वो किए हैं, उससे इनको लाभ होने की संभावना है और बीजेपी को उससे नुकसान होने की संभावना। तो ये परिसीमन ही जो है सबसे बड़ा मुद्दा था, जो बाद में जो है आरक्षण को लेकर जो है आरक्षण में भी उलझ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगती है इस पूरे मसले पर, एक तो लगती ये है कि राजनीति कहाँ तक जाएगी। पंकज जी बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, मैं उनके प्रवक्ता धर्म को समझता हूँ। योगेश जी एक लेखक हैं, पंकज जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम सब के पास एक कंसाइंस है, एक अंतरात्मा है। इस माइक्रोफोन निकालने के बाद पंकज जी, शरद जी, सुशील जी, हम सब सोचते हैं हमने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें महत्वपूर्ण हैं, कितनी बातें अपने पत्रकार धर्म या राजनीतिक धर्म को पूरा करते हुए कही गई हैं। क्या कल सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा? क्या हम अपनी विश्वसनीयता को इतना दांव पर लगा लेंगे कि वही कहेगा कि परिसीमन ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है कि आप मसले उलझा देते हैं, जब सुलझते नहीं हैं तो हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं कि आप सुलझाइए।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पंकज जी का राजनीतिक जीवन हो, योगेश जी का हो, ये सलाम करना चाहिए साहब। आप माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा के पत्रकारिता के जीवन में राजनेताओं की चुनौतियों को भी देखा है। लाल बत्ती के उनके हूटर, उनके बड़े बड़े बंगले प्रासाद भी देखे हैं, लेकिन उनकी चुनौतियों को भी देखा है। आप उसको भी अंडरमाइन मत करिए। आज बात महात्मा गांधी तक आ गई है, एक साहब कह देते हैं कि कौन महात्मा गांधी, टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। कल शिवराज जी को लेकर होगी, कमलनाथ जी को लेकर होगी, राहुल गांधी को लेकर होगी, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर होगी। क्या कहीं रोकेंगे हम? क्या कल पंकज जी और योगेश जी पर भी होने लगेगी टिप्पणी? आखिर ये लोग क्यों काम कर रहे हैं साहब? इनको कौन सा मेडल मिल गया, कौन सा तमगा मिल गया? अंडरमाइन मत करिए सर, इसको सम्मान करिए राजनेताओं का। वो कुछ भी है, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए। इसलिए ये महापुरुषों को लेकर जो राजनीति शुरू हुई, ये इतनी नीचे न गिर जाए कि कल हम लोग खुद शर्मिंदा हो। बशीर बद्र साहब क्या खूब कह के गए हैं कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। पंकज जी भी दिल खोल के मुस्कुराते हैं, योगेश जी भी मुस्कुराते हैं, और ईश्वर करे साहब हमारी राजनीति में ये मुस्कुराहटें और एक दूसरे की प्रशंसा और तारीफ का ये दौर बना रहे। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, और बहुत शुक्रिया सुशील जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कैसे रुके कोरोना।